वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए किरण पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 10 के जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 वर्ष में 9,680 रुपये और 4 वर्ष में 11,712.80 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला पता है, अमाउंट बराबर पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी, तो इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, पहले 4 वर्ष दिया गया और 2 वर्ष, यानी सबसे पहले लिखेंगे बड़ा वाला को ऊपर लिखेंगे। देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी इंटू 1 + r/100 की पावर टी। ठीक है, ये पावर कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, बटा में देखिए पी इंटू 1 + r/100 की पावर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष के लिए। देखिए ऊपर का अमाउंट डिवाइड बाय नीचे का अमाउंट, तो सबसे पहले 4 वर्ष का अमाउंट कितना हो जाता है, 11,712 पॉइंट कितना 80, और कितना करा है 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाता है 9,680। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दीजिए, पी से पी कैंसिल, ये 2 वर्ष है तो 2 वर्ष कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, ये वाला जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 11,700 कितना आ जाएगा 117,128, इसको 968 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते 121 मरते 121 मरते आसानी से कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तब बचेगा कितना 1 + r/100 की पावर कितना था 2। ये 2 पावर इधर आ जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 121 बटा कितना, यहाँ 100 बच रहा है, 121/100। 121/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11/10। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी r/100 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 11/10 -1 यानी इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कीजिएगा तो 1/10। नीचे 10 है, यहाँ 100 है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी r बराबर ये 10 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 10%। यानी ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। आपको अगर ये इतना कंडीशन पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी ऐसे प्रश्न है तो पहले लिखेंगे ज़्यादा वर्ष वाला, उसके डिवाइड करेंगे किससे, उसके कम वर्ष वाले से। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिखा है एक बास्केटबॉल का पेंटिंग लागत 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बास्केटबॉल को पेंट करने के लिए आवश्यक लागत कितनी होगी। जब भी देखिए कोई भी बास्केटबॉल किस तरह का होता है, गोल होता है बास्केटबॉल एक तरह का, और जब भी हमको पेंट करना है तो कहाँ पे पेंट किया जाता है, उसकी बाहरी पृष्ठ पे पेंट किया जाता है इस तरह। यानी बाहरी पृष्ठ पे पेंट करने का मतलब हमको क्या पता चलना चाहिए, गोला का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। गोला का क्षेत्रफल आपको क्या पता है 4 πr²। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 πr²। 4 की जगह 4 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू दिया गया कितना 22/7। आर देखिए रेडियस कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया गया, ये व्यास दिया गया तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। ये तो एरिया आ गया। अब एरिया में हमको प्रत्येक एरिया में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अमाउंट निकल जाएगा। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा 2.5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमको आवश्यक कितना लागत होगा वो निकल जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। ये कितना आ जाएगा 4 × 22 डिवाइड बाई 7। 7, एक मिनट 7/2 कैसे लिख दी, यहाँ देखिए 14 है ना, तो 14 को तो 7 ही ना हो जाएगा, आधा किए तो 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं 7 × 7। 2.5 को क्या लिख सकते हैं 25/10 लिख सकते हैं आसानी से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 मरते। 5 से काटिएगा 25 तब बचा 25, 25 मरते। 2 से 22 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 44, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा
7 को 5 से मल्टीप्लाई का 7 5 35 35 यानी 44 को 35 से मल्टीप्लाई की जाए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 को 20 जीरो, यानी ऑप्शन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ऑप्शन 1 होगा या 2 होगा। अब देखिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई 4 3 12 यानी 12 से ज़्यादा, दोनों यूनिट 12 से ज़्यादा है, लेकिन 12 से ज़्यादा है लेकिन 6000 के आसपास तो नहीं आएगा, 20 से तो कम आएगा, यानी ऑप्शन 3 इसका सोचा जाए तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई भी कीजिएगा 44 को 35 से, 44 को 35 से, तो आपको कितना आ जाएगा, 5 को 20, 5 को 20, 2 22, 4 ते 12, 4 ते 12, 1 13, यानी ये कितना आ जाएगा 0 4 3 2 5, यानी कितना 1540, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिख रहा है यदि 800 रुपये पे 4 वर्ष का और 600 रुपये पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज के साथ मिलाकर 280 रुपये है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और यहाँ दे रहा है 4 वर्ष के लिए और 6 वर्ष के लिए, दोनों वर्ष के बाद सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है 280 रुपया। बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 800, टाइम कितना दिया गया 4 वर्ष, रेट हमको निकालना है यानी आर बटा 100 कर देंगे, ठीक है, प्लस एक्स इतना हो जाएगा। फिर दिया गया प्रिंसिपल कितना 600 रुपया अगर हम लेते हैं, वही कितना 2 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है यानी आर बटा 100, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना आ जाता है 280 रुपया। बस इसको सॉल्व कर देना है, डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो, 8 चौक 32 यानी 32, 32, यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 32 में 12 से 12 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 44R, 44R बराबर कितना आ गया 280, यानी R बराबर कितना आ जाएगा 280, 280 बटा कितना 44, इसको क्या कीजिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड किया जाए तो 7 चौक 28 70, नीचे कितना आ जाएगा 11, 70 बटा 11 यानी 11 छक 66, 66 आचार कितना हो जाएगा 70, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन 1, यानी 6.4/11%। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन लिख रहा है, देखिए 150 मीटर की दौड़ में आर जो है एस को 9 मीटर से हरा देता है। यदि एस 15 मीटर की शुरुआती बढ़त लेती है तो उनकी दौड़ में बराबरी पर रहने के लिए दौड़ कितनी लंबी होनी चाहिए। यानी ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए जिसमें ना तो कोई जीते ना तो हारे, यानी दोनों एक जगह पे हो, तो वह डिस्टेंस कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को पहले समझिए। पहला कंडीशन क्या कर रहा है, 150 मीटर की दौड़ में आर जो है एस को 9 मीटर से हरा देता है। यानी आर अगर 150 मीटर की डिस्टेंस तय करता है, आर तो एस कितना करता है 9 मीटर से हरा देता है, यानी 9 मीटर कम दौड़ता है उस समय तक, यानी एस कितना 141 मीटर की डिस्टेंस तय करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि एस 15 मीटर की शुरुआती बढ़त ले लेता है, अगर एस जो है 15 मिनट, देखिए यहाँ क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है 150 मीटर का, ठीक है, आर यहाँ से शुरू करता है दौड़ना, ठीक है, और एस कहता है कि 15 मीटर पहले ही वह शुरुआत में 15 मीटर पहले चल के यहाँ पे पहुंच जाता है एस, ठीक है, यानी एस एक्चुअल में जो डिस्टेंस है उससे कुछ कम करता है, कितना 15 मीटर कम, यानी पूछ रहा है तो शुरुआती बढ़त लेता है तो उनकी दौड़ में बराबरी पे रहने के लिए दौड़ कितनी लंबी होनी चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा डिस्टेंस, इस डिस्टेंस यहाँ पे आने में क्या होता है कि आर जो है इसको 9 मीटर से हरा देता है, लेकिन कोई डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस पे आर भी सेम टाइम पे पहुंचेगा और यहाँ से एस भी चलेगा तो वो भी सेम टाइम पे पहुंचेगा। ये बात ठीक है। यानी एस अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को तय करने में जो समय लेगा सो आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो तय करने में समय लेगा दोनों सेम होगा। यानी सपोज कीजिए आर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, आर को टोटल एक्स डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और एस को कितना, एस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तय करेगा। यानी एस तो शुरू में 15 मीटर का डिस्टेंस तो पहले ही लीड लिया हुआ है, यानी ये 15 मीटर कम दौड़ेगा, यानी एक्स माइनस 15 मीटर का डिस्टेंस तय करेगा कौन, एस। ये डिस्टेंस कौन तय कर रहा है, आर, और ये वाला डिस्टेंस कौन तय कर रहा है, एस। बस इसको एक साथ ये जो इक्वेशन है दोनों को बराबर कर देंगे और सॉल्व कर देंगे।
यानी आर का डिस्टेंस कितना तय करना है, x मीटर, और एस को डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा, x माइनस 15 मीटर। वह जो x पॉइंट होगा जिसपे दोनों व्यक्ति एक समय पे मिलेंगे, तो s कैसे निकालेंगे, तो सिंप्लीफाई सॉल्व कर दीजिए। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइड में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको क्या करें, रहने दीजिए, यहीं पे लिखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं x/15, x/x-15, कोई दिक्कत नहीं है। यानी x की जगह पे कितना है 150, और नीचे कितना आ जाएगा 141। बस यहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह तो 141x माइन बराबर कितना हो जाएगा 150, माइनस कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 150। ठीक है, यहाँ पे कितना है 150x, ये 150x प्लस में है, ये 141x प्लस में, ये इधर आके घट जाएगा माइनस में, और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में। यानी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कितना, देखिए 15 मल्टीप्लाई 150 बराबर कितना लिख सकते हैं, देखिए 150 में से 141 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9x। अब 3 से काटिएगा तो 3 3 9, 3 पचे 15, 5 मरते, 3 से 15 काटिएगा तो 3 पचे 15, 50 25, यानी वह x का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 250। यानी x डिस्टेंस हमने कितना माना था 250 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों एक बार में मिलेगा, यानी मीटिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दिए गए पदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे कौन सा क्रम ठीक मध्य में आएगा। देखिए अवरोही मतलब क्या होता है, अवरोध, लिख सकते हैं क्या, अवरोध, रोध, अवरोही का हिंदी होता है अवरोध, अवरोही, रोही का मतलब होता है क्रम, क्रम, ठीक है। अवरोधी, अवरोही क्रम मतलब अवरोध यानी रुकावट, रुकावट का मतलब क्या हुआ, अवरोध यानी रुकावट, रुकावट, रुकावट का मतलब क्या हुआ, घटता हुआ क्रम। यानी स्पीड क्या होगा, कमते जाएगा, स्पीड क्या होगा, कमते हुए जाएगा। यानी सबसे पहले ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। यानी इस तरह से हमको उसको अरेंज करना है। या तो इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व कर लीजिए। आज पीछे की बहुत सारे क्लास में हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिए, इस बार डिवाइड कर लेते हैं। यानी क्या कीजिए, 7 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा कितना, 0.875 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, 6 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 0.742, 6 लाएंगे, यानी 8×48 48, और 7×49 8×56, 8 लगाएंगे, यानी 8 लगा सकते हैं, 0.857 ये आ जाएगा। उसके बाद कितना जाएगा 11/13, 11/13 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा आपको कितना, 0.847 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना जाएगा 17/20, 17/20 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 8.5 आ जाएगा, 0.85। और कितना जाएगा 23/25, इसको जब डिवाइड कीजिएगा ये लमसम 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी 0.92 सबसे बड़ा तो ये है, यानी एक नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, देखिए क्या कर रहा है, ये 8.5, 8.5, 8.57, 8.5 के बाद इसको सॉल्व 85 आ रहा है, 8.5 और 8.57 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें और इसमें हमको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। यानी हमने क्या किया, 6/7 और कितना 17/20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह तो 6×2=12, 120, 6×2=12, और 17×7 749 के 9 हासिल 4, 7×4=11, 119। यानी सबसे बड़ा कौन होगा, 6/7। उसके बाद कौन सा आएगा, 17/20। यानी 17/20 का पोजीशन किस नंबर पे आएगा, तीसरा नंबर पे। उसके पहले आएगा दूसरा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 2 3 हो गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 8.7 आ रहा है, 8.4 आ रहा है, 8.5 आ रहा है। सबसे पहले तो 7 बाई जाएगा ना। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में इसको अरेंज करना। देखिए सबसे पहला नंबर कौन सा आ गया, 23/25 सबसे पहला नंबर पे आ गया। उसके बाद हमको दूसरा नंबर पे कौन सा जाएगा, 8.7 आ रहा है, यानी दूसरा नंबर पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब कह रहा है तीसरा नंबर पे कौन सा आएगा, 6/7 और 70/20 अभी चेक किया है तो ये आ जाएगा आपको तीसरा नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चौथा नंबर पे आ जाएगा कौन सा, 17/20। पांचवा नंबर पे कौन सा आ जाएगा, 11/13, ये आ गया पांचवा नंबर पे। अब हमसे पूछ रहा है
तो ठीक मध्य में कौन सा होगा, तो 5 व्यक्ति है तो मध्य में कौन सा होगा, तीसरा नंबर, यानी 6/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। लिख रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। यह कीमत इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पे 5% की छूट पर बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु का क्या कह रहा है, अंकित मूल्य 1200 रुपया जो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी 20% अधिक का मतलब कितना, 120%, यानी 120% का वैल्यू दिया गया है 1200, यानी यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 00, यानी एक 10 यहाँ लगाए देंगे, यानी 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000। 1000 10% का वैल्यू 100 है तो 100% का वैल्यू 1000 हो जाएगा यहाँ से। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये हो गया उसका क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि अंकित मूल्य 1200 रुपया, उस पर वह क्या कर रहा है, 5% का छूट दे रहा है, यानी जब 5% छूट देगा तो 95% में बेचेगा, यानी अंकित मूल्य 1200 का अगर हम 95% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 12×5 = 60, जीरो, और 12 में टोटल से 8×6 114, यानी 114 आ जाएगा। यानी 1000 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 1000 रुपया कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस 1140 रुपया, एक जीरो से एक जीरो हटा देंगे, यानी 100 का सामान 114 में बेच रहे हैं, यानी 14% का प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी करेक्ट पूछ रहा है कि कितना परसेंट लाभ हो रहा है, तो 14%, यानी ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। लिख रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 48, 92 और 140 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है, यानी वैसा संख्या निकालना है, इसका एचसीएफ हमको प्राप्त करना होगा। यानी ऑप्शन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं। क्या करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी सबसे पहले ऑप्शन कौन सा लेंगे, सबसे बड़ा, यानी 14 लिखेंगे तो 14 से 48 कट जाएगा। अब देखिए 14, 28, 14, 42, 14×56, यानी 48, 48 को नहीं काट रहा है, यानी 3 आंसर नहीं हो सकता। 12 से देखिएगा तो 12×4 = 48 कट रहा है, 12 से 92 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 12 भी आंसर नहीं हो सकता है। 11 से देखिएगा तो 11 से और कोई संख्या नहीं कट रहा है, यानी 11 तो होगा ही नहीं, यानी केवल ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 4। क्लियर है। क्योंकि 4 वह सबसे बड़ी संख्या जो 48 को भी काट देता है, 92 को भी और 140 को भी, यानी एचसीएफ कौन सा होगा, 4। यानी इन तीनों का अगर एचसीएफ भी निकालिएगा, एचसीएफ, तो ये आपको रिजल्ट में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट, 1 से 43 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होता है, ज्ञात कीजिए। जब भी एवरेज निकालना और डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी 1 से लेकर 43 तक एक पहला टर्म 1 है, लास्ट टर्म कितना दिया गया, 43 डिवाइड बाई 2। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा, यानी 44 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 22, यानी एवरेज कितना है, 22, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। इसको हमने कैसे याद किया, जब भी डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस डिफरेंस सेम होने पे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस सेम होने पे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय क्या, लास्ट टर्म डिवाइड बाय क्या करते हैं, 2 करते हैं, ये क्या होता है, एवरेज होता है। क्लियर है। यानी जब भी डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। लिख रहा है ए और बी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में एक खेत के में घास काट सकते हैं। वे ए से शुरू करते हुए 5 AM से प्रत्येक 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। घास काटने का काम किस समय पूरा होगा। देखिए ये अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेता है, 12 घंटा में, ठीक है। अब बी का बात किया जाए तो वह 10 घंटा में काम कर लेता है। दोनों मिला दिया जाए, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो मान लीजिए 60 यूनिट खेत को हमको जोतना है या काटना है घास को, ठीक है। तो 12×5 = 60, यानी ए 1 घंटा में 5 यूनिट कटेगा। अब बी 1 घंटा में कितना, 6 यूनिट काट लेता है, ठीक है। क्या कर रहा है, ए से शुरू करता है, यानी पहले ए काटने के लिए आता है, उसके बाद बी काटने के लिए आता है,
यानी 2 घंटा लेता है ये दोनों मिलके। 2 घंटा में कितना काम कर लेगा? ए 5 और बी 6, यानी 6 4 10 से 11 यूनिट कर लेगा। हमको टोटल कितना कटवाना है? 60 यूनिट। 11 को 60 बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नियरेस्ट पहुंचने के लिए इसके 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 × 5 = 55। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई है, 5 दूना 10, यानी 10 घंटा में 55 यूनिट घास कट जाएगा। 55 यूनिट घास कट जाएगा। रेस्ट कितना बच रहा है? टोटल 60 है, जिसमें से 55 यूनिट कट गया तो बचा कितना? 5 यूनिट। यह 5 यूनिट कौन काटेगा? पहला वाला ए 1 घंटा में 5 यूनिट काट देता है। 5 यूनिट काटने में ए को कितना लगेगा? 1 घंटा, 1 आवर, यानी 10 घंटा तो यहाँ है प्लस 1 घंटा और लग गया, यानी टोटल 11 घंटा और उसको समय लगेगा। कितना? 60 यूनिट के खेत को काटने में। अगर 5 बजे कोई काम शुरू हुआ 5 AM पे, तो इसको हमको कितना चाहिए? 11 घंटा इसमें ऐड करना पड़ेगा। 11 घंटा। अब देखिए 5 AM पे अगर हम 7 ऐड करते हैं 7, तो ये 12 हो जाएगा। इसको तोड़ देते 7 और कितना? 11 होता है, तो 7 3 10 से 11, यानी 7 और 4 11 होता है, यानी 7 घंटा लिए तो ये हो गया 12। अब प्लस 4, यानी 4 बजे 12 प्लस 4 11 हो गया, 7 + 4 11, यानी टोटल कितना हो गया? 4 बजे 4 PM पे वह काम कंप्लीट हो जाएगा। कितना? 4 PM पे। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब का। कौन सा? ऑप्शन 1। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है यदि डेविड 25 रुपए में 10 केले खरीदता है और 45 रुपए में 9 केले बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वांटिटी को सेम कर लीजिए, उसके बाद अमाउंट में हम लोग डिफरेंस चेक कर लेंगे। देखिए 25 रुपया यहाँ पैसा दिया गया है, ठीक, पैसा दिया गया और यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है, ठीक। एक तरफ सीपी दिया गया, ये सीपी का, और एक तरफ एसपी का, ठीक है। सीपी कितना? 25 रुपया में, रुपया मान लीजिए पैसा यानी रुपया, 25 रुपया में कितना? 10 क्वांटिटी खरीदता है, और 45 रुपया में क्या करता है? 9 क्वांटिटी बेच देता है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा, यानी इस दोनों को सेम करने के लिए ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 45 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 25, और 5 दूना 9 दूना 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22 225, और यहाँ 45 को 10 से मल्टीप्लाई किया 450, यानी 225 रुपया में कोई सामान खरीदे उसको हमने कितना में बेच दिया? 450 रुपया में। कितना का प्रॉफिट हुआ था आप देखिएगा, ये इससे कितना ज़्यादा है? तो 225 ज़्यादा है, यानी एक्चुअल में 100% का प्रॉफिट हुआ, यानी 225 का प्रॉफिट कितना पे हुआ? 225 पे गुने 100, यानी एक्चुअल में कितना हो गया? 100% का प्रॉफिट हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अगर आप देखे होंगे 3 4 और 5, ये अगर आपको देखिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आपको सबसे पहला ट्रिपलेट यही का याद किया जाता है 3 4 5 का, यानी 3 4 5 ये ट्रिपलेट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस मान लीजिए इसको, बेस मान लीजिए इसको, परपेंडिकुलर मान लीजिए इसको, हाइट मान लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने बेस बी इंटू एच, 1/2 गुने बेस इंटू ऊंचाई। ये हाइपोटेनस है, हाइट नहीं, हाइपोटेनस है, ठीक है। कर्ण, यानी परपेंडिकुलर ये हो गया, ये हाइट हो गया, ये हाइपोटेनस। 1/2 गुने बी गुने पी, बेस गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर, यानी 1/2 यानी 3 गुने 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से कट जाएगा 4 2 3 दूना 6, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 448 और 336 का HCF, 48 और 36 के HCF का कितना गुना है? तो सबसे पहले हमको इन दोनों का HCF पता होना चाहिए, यानी 448 और 336 का HCF कैसे निकालेंगे? 336 को हम डिवाइड करते हैं कितना? 448 को डिवाइड किए 336 से, तो एक मरते लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 336, यानी 6 2 8, यानी 112। अब बच कितना रहा? 336 उतर जाएगा, ये कितना मरते कट जाएगा? आप देखिएगा 3 मरते कट जाएगा,
336 यानी HCF हमको कितना आ गया 112, यानी इन दोनों का HCF कितना आ गया 112। अब क्या करा 48, ये एगो HCF हमको प्राप्त हो गया HCF। अब कह रहा है 48 को 36 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना एक मरते लगाएंगे 36, ये हो गया 6 2 8 यानी 12, यहाँ 36 आ जाएगा, 36 12 जो बारते 36, 3 मरते 36 कैंसिल, यानी यहाँ HCF प्राप्त हो गया, दो गो HCF हमको प्राप्त हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो कार्ड आया देखिए, लिख रहा है 448 और 336 का HCF 48 और 36 के HCF का कितना गुना है, या 48 और 36 का HCF कितना आया 12, 12 का के गुना होगा, कोई के फॉर कांस्टेंट कोई होगा, उसका गुना ये कितना के बराबर है 112 के बराबर है। बस ये के का वैल्यू ज्ञात कीजिए, के बराबर कितना हो जाएगा 112 बटा 12, 2 से काटिएगा तो 6 दूना 12, 2 से काटिएगा 2 पचे 10, 6 दूना 12, 2 से काटिएगा 3 दूना 6, ये कट जाएगा 2 दूना 4, 4 8 दूना 16, 28 बटा 23, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा 28/3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और उसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। सबसे पहले बेलन के आयतन के बारे में पता होना चाहिए। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा है त्रिज्या को 20% बढ़ा देना है, इसका क्या करा प्लस करा है कितना 20%, और उसकी ऊंचाई को यानी हाइट को क्या करना है 30% क्या कर देना है कम कर देना है। ठीक है। अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, जब भी परसेंटेज चेंज करें तो उसमें हमको जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका हम यूज नहीं करते, यानी इस पाई का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/2500 यानी 1/5, और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। क्लियर है। अब देखिए क्या करा है त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए। त्रिज्या कितना है 2 बार, पहले अगर त्रिज्या 5 यूनिट था तो 1 यूनिट बढ़ के कितना हो गया 6, फिर अगर त्रिज्या 5 यूनिट है 2 बार बढ़ाना है, 2 बार क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो ये काम 2 बार करेंगे, 5 से 6 हो गया। और ऊंचाई में क्या करा है एक बार ऊंचाई है, ऊंचाई में 30% का कमी, अगर ऊंचाई 10 यूनिट है तो इसमें 3 का कमी, ये कितना हो जाएगा 7। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा 50 25 यानी 250, 250। क्लियर है। ये हो जाए 6 36, 36 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 252, 252, यानी 250 का समान 252 में दिया जा रहा है, यानी 2% का 2 का वृद्धि कितना पे 250 पे, उन्हें 100 कर दीजिए। ये 25 से काटिए आप 25 चौका 100, 4 मर 4 दूना 8, यानी 8/10 आ रहा है। 8/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.8%, 0.8% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, क्योंकि समान 250 से कितना हो गया 252, यानी 0.8% का वृद्धि, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, संख्या 30 48 96 150 के एलसीएम के अंकों का योग क्या होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हम बेसिक तरीका ही सिखाते हैं इसका एलसीएम लेने के लिए, या तो इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, 30 का अलग फैक्टर तोड़िए, 48 का अलग, 96 का अलग, 150 का अलग अलग फैक्टर करके उसमें से एलसीएम डिजिट ऐड कर मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दीजिए, ये भी हो सकता है। या सिंपल वे में हम लोग क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम इस तरह से लेंगे, बेसिक मेथड से हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा। देखिए 30 दिया गया है, फिर कितना जाएगा 48 96, उसके बाद कितना 150, हम बेसिक मेथड लगाएंगे तो 2 से लगा देंगे, ये आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा आपको 48, 48 ये आ जाएगा आपको 75। क्लियर है। फिर हम क्या लगा सकते हैं 2 से लगाएंगे, 2 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा 15, ये 12, ये 24, ये कितना 75 को 75 ही रहने दीजिए। ठीक है। फिर हम लोग 2 से लगा देते, 2 से लगाइएगा तब 15, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 75, क्योंकि बेसिक मेथड भी जानना जरूरी है, बेसिक मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से लगेगा फिर 15, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 75। अब क्या कीजिए 3 से लगा दीजिए, 3 से लगाइएगा तो 3 5 15, 5 1 3 दूना 6,
ये कितना आ जाएगा आपको 25, 25 6 75। अब क्या कीजिए 5 से लगा दीजिए, 5 से लगाइए तो एक, एक दो 50 25 बस हो गया। अब सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16, 16 32 16 48 48, 48 आ गया। अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 दूना 10, 48 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, यानी जीरो तो आ गया। ये जीरो उतार दिया। अब देखिए 5 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 पच्चीस 40 हासिल 4, 5 दूना 5 को 20, 20 4 24, यानी 2400। ये आ गया आपका क्या एलसीएम आ गया। अब क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उनके अंकों का योग, यानी 2 + 4 + 0 + 0 का रहा है, यानी जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ गया 6, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। अब थोड़ा सा एलसीएम निकालिएगा, तुरंत निकल जाएगा, समय नहीं लगता है निकालने में। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक सेल्समैन अपनी पूंजी का 1/4 पर 2% पूंजी की और 1/2 पे 4% और शेष पूंजी पे 10% प्रतिफल कमाता है। उसके पूंजी पे अर्जित प्रतिफल की औसत दर ज्ञात कीजिए। वो कितना परसेंट प्रॉफिट अर्जित कर रहा है, ये हमको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझिए, एक सेल्समैन अपने पूंजी का 1/4 का 2% और 1/2 का 4%। हमने क्या किया, 1/4 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 8 हो जाता है एलसीएम। यानी हम एलसीएम नहीं लेके एक ऐसा डिजिट लेते हैं जो 4 और 2 को आसानी से काट दे। या तो 400 भी ले सकते हैं, 400 भी ले सकते हैं, या 4 दूना 8 कुछ भी ले सकते हैं, 800 भी ले सकते हैं। मान लीजिए 400 ले लिया, कितना 400। क्लियर है? 400 लेंगे। एक सेल्समैन अपनी पूंजी का 1/4, यानी अगर 400 का 1/4 निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 100 पे 100 पे कितना करा है 2%, 100 पे कितना करा है 2%। ठीक है, आगे का बात क्या करा है, और 1/2 पे यानी 400 का 1/2 निकालिएगा तो ये कितना है 4 दो से कट जाएगा, 2 दूना 4 यानी 200, यानी 200 पे क्या करा है 4%, 4%। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में क्या करा है, और शेष देखिए 100 यहाँ हो गया, 200 यहाँ हो गया, तो बचा कितना 100 और बच गया, ये रिमेनिंग बच गया। 100 पे कितना करा है 10%, 100 पे कितना 10%, ये आ गया प्रॉफिट। अब देखिए ये प्रॉफिट निकाले, डबल जीरो से डबल जीरो 2 आ जाएगा, प्लस ये डबल जीरो से डबल जीरो 2, 4 दूना 8 आ जाएगा, प्लस कितना, ये डबल जीरो से डबल जीरो 10 आ जाएगा, यानी 8 दो 10, 10 10 20, यानी 20% आ जाएगा। 20 यूनिट का हमको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। जब 20 यूनिट का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, टोटल हमने 400 यूनिट माने थे, तो 20 का प्रॉफिट कितना पे 400 पे, 400 पे 1900 कर दीजिए, 100% निकाल दिया, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से 20 कट गया, 4 पचे 20, यानी 5% प्रतिफल उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 4। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिख रहा है ए बी सी क्लब में 88% सदस्य पुरुष और 12% सदस्य महिला है। देखिए 88 और 12 कितना हो गया 100, यानी टोटल 100% क्लब में जितना व्यक्ति है सारा का चर्चा हो गया। मान लीजिए ए बी सी में यानी पुरुष यानी मेल होगा कितना, मेल 88 है, मेल 88 है। तब फीमेल का बात किया जाए, ये कितना दिया गया 12 दिया गया है। ठीक है, यदि पुरुष की औसत आयु 25 वर्ष, यानी एक पुरुष का आयु 25 वर्ष है, तो टोटल 88 पुरुष का आयु कितना 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? आगे क्या कर रहा है, और महिला का औसत आयु 50 वर्ष, एक महिला का 50 वर्ष है, यानी टोटल 12 महिला का, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 50 से तो ये निकल जाएगा टोटल महिला का एज, यानी 12 को 50 से मल्टीप्लाई 12 25 60, यानी 600, और 88 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये देखिए 88, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं, 25 चौको 100, 100/4 लिख सकते हैं। अब देखिए 100/4 किसको लिखे 25 को लिखे, ये 4 से 88 कट जाएगा, कितना 4 दूना 8 22 मरते, यानी 25 को 22 से मल्टी 88 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2200। क्लियर है? ये हम आपको कैलकुलेशन के लिए बताया कि 100/4 लिख सकते हैं, किसको 25 को, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 100/4, 100/4। ठीक है, उसी का यूज करके यहाँ कैलकुलेट किए। अब क्या कर रहा है, तो सभी सदस्यों का औसत आयु कितना होगा, यानी टोटल सदस्य का सम कर दीजिए, ये सम कितना हो जाएगा 0,
जीरो 6 2 8 यानी 2800। 2800 टोटल आ गया। और सदस्य की संख्या कितना है 100। 100 से डिवाइड कर दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो यानी 28, यानी एवरेज कितना आ गया 28। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 2। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। दो टैंकरों में 850 लीटर और 680 लीटर तेल है। किसी बात का वह अधिकतम क्षमता धारिता ज्ञात कीजिए जो उपयोग किए जाने वाले दोनों टैंकरों के तेल को सटीक संख्या में माप सके। यानी अधिकतम संख्या चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ किसका? 850 और 680 का। बस एचसीएफ अगर निकाल लेते हैं आपका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ सिंपल सा प्रोसेस है। 680 डिवाइड बाय कितना 850। डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना एक मरते लाएंगे, ये कितना आ जाएगा 680। जीरो 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 यानी 170। ये कितना मरते लगाएंगे 170, और बच रहा कितना 680। इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना मरते हुआ है 7 6 68, यानी 4 मरते कट जाएगा, 4 मरते कट जाएगा, यानी एचसीएफ हमको कितना आ गया 170। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा 170 लीटर। यानी ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। 56 और 14 के बीच का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मीन प्रोपोर्शन का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी को क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। रूट अंडर ए बी क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन होता है। यानी रूट ए का वैल्यू कितना दिया गया 56 और बी का वैल्यू कितना दिया है 14। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 56 को क्या लिख सकते हैं 8 गुने 7 लिख सकते हैं 56। 14 को क्या लिख सकते हैं 7 गुने 2, ये वाला 7 गुने 2। ठीक है। और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। यानी एक पेयर ये बन रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2 एक पेयर बना रहा है। ये 7 एक पेयर बना रहा है। यानी निकलेगा तो कितना? इस पेयर से एक निकलेगा, इस पेयर से एक निकलेगा, और ये 7 से एक निकलेगा। 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी 28 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 4। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। लिख रहा है ए और बी एक काम को 5.1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं दोनों मिलके। ए अकेला इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। लिख क्या कर रहा है ए और बी एक साथ मिलता है तो वह काम कितना दिन में हो जाता है? 5 15 1 16, 16/3 दिन में। ठीक है। क्या कर रहा है ए अकेला उस काम को 8 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर लेगा 8 दिन में। अब देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 16 यूनिट। हमने क्या किया कि टोटल काम मान लेते हैं 16 यूनिट है। तो ये अकेला उस 16 यूनिट काम को करने में एक दिन में कितना 8 दिन लेता है। तो एक दिन में कितना काम करता है 8 से डिवाइड कर दिया, 8 दूना 16, 2 यूनिट काम करता है। बी का और ए प्लस बी का बात किया जाए तो ये 16/3 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 16 डिवाइड बाई 16/3 लिख सकते हैं। ये 16 से 16 कैंसिल, ये 3 थर्ड पोजीशन पे है तो प्लस फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा 3 यूनिट। यानी ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से समझिए। ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है और ए और बी 3 काम करता है तो बी अकेला एक दिन में 1 काम करेगा। ये बात यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। बी पहले दिन, इंपॉर्टेंट वर्ड होता है बी पहले दिन काम शुरू करता है। पहले बी आएगा उसके बाद कौन सा आएगा ए आएगा। ठीक है। यानी 2 दिन आ जाएगा। यानी 2 दिन में कितना काम करेगा 2 दिन में बी पहला दिन एक काम करता है और दूसरा दोनों मिलके बी एक दिन में एक काम और अगला दिन ए आएगा 2 काम करेगा। यानी 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया 3। हमको कंप्लीट कितना कराना है 16। यानी 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 16 के नज़दीक आ जाए तब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 5 दूना 10, 10 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा 10 डे में आप देखिएगा तब 15 काम कंप्लीट हो गया 15 वर्क। टोटल काम कितना है 16, जिसमें से 15 कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग एक काम बच गया।
यह एक काम कौन करेगा? जो पहले काम शुरू किया वही एक काम करेगा। यानी बी एक काम को करने में कितना दिन लेता है? 1 दिन लेता है। यह एक काम को बी को करने में कितना दिन लगेगा? 1 दिन। यानी 10 दिन यहाँ लग रहा था प्लस बी 1 दिन और लिया, यानी टोटल 11 दिन में वह काम कंप्लीट हो गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 3। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक निश्चित राशि 15% एक निश्चित राशि 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज समान धनराशि पर और समान ब्याज दर पे 6 वर्ष के साधारण ब्याज से 4,500 रुपये कम है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए 15% की दर से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 15% की दर से 4 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या करा है? समान धनराशि पे समान ब्याज दर पे, यानी 15% की दर से कितना वर्ष का? 6 वर्ष का कम सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? ये दिया गया 4,500। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 4 और 6 का डिफरेंस 2, यानी 15 मल्टीप्लाई 2%, यानी 15 दूना 30, 30% का डिफरेंस आ रहा है। यह 30% कितना के बराबर आ रहा है? 4500 के बराबर आ रहा है। जीरो से जीरो कैंसिल काट देंगे, 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी 150, यानी 1% का वैल्यू आ गया 150। तो हमसे पूछ रहा है वह धनराशि कितना? 100% निकाल देंगे, यानी 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। 15,000 रुपये इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 58 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? देखिए क्रमागत है तो लाइन बाय लाइन है, पहली संख्या यहाँ होगा, उसके बाद ये 2 3 4, ठीक है। तो विषम संख्या का एवरेज बीच वाला होता है, ये वाला बीच वाला संख्या कितना दिया गया? 58 दिया गया है। इसके पहले कौन सा संख्या होगा? 57, उसके पहले कौन सा होगा? 56 तो नहीं होगा, उसके पहले कौन सा होगा? 55 आएगा, ठीक है। 55 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी, यानी इधर आएगा 55 सबसे छोटी, अगर बड़ा पूछता तो 59, उसके बाद 60 61, यानी सबसे बड़ा ये हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 55 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वार्षिक दर पे 6,400 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 1,344 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। सिंपल सा अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। सिंपल सा अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी बराबर ए अमाउंट होता है। ये देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया? 6600। ये लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन हमने इसको लिखने बता रहे हैं इसलिए 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी, टाइम कितना है? 2 वर्ष। अब देखिए ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, तो दोनों को सम कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। यानी 6400 में इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 7 और 6 1 7, यानी 7744, ठीक है। यानी यहाँ से निकालिएगा तो 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 2 बराबर लिख सकते हैं कितना? 7744, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा? 6400, ये पावर हटेगा, इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। अब देखिए ये चीज आपको सिखा देते हैं रूट से बाहर कैसे। 6400 तो आप जान रहे 8 का स्क्वायर होता है 64 या 100, नीचे निकल जाएगा कितना? 88 64 80, ऊपर देखिए रूट अंडर 7744 है, ठीक है। अब जब भी रूट से बाहर निकालते हैं पीछे से डबल पेयर लगाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये 77 किसके बीच आता है, तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, यानी 8 और 9 के बीच में आता है, ठीक। अब देखेंगे यह 4 किस स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 आता है। आप देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 आता है, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। या तो आंसर इसमें से हम क्या लेंगे? छोटा वाला लेंगे, 8 लेंगे, या तो आंसर 82 होगा या 88 होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि 82 होगा कि 88 होगा, तो आप देखिए 9 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 अठे 72 72 आ रहा है, 9 अठे 72 72 आ रहा है, यानी आंसर 72 आ रहा है। जबकि ये जरा वैल्यू कितना है? 72, तो ये क्या है? ज़्यादा है, 77 ज़्यादा है, यानी हम क्या लेंगे? ज़्यादा वाला लेंगे, यानी 88 इसका ऊपर वाले का रिजल्टेंट रूट से बाहर निकालिएगा तो 88 आ जाएगा।
यानी 88 बटा हम लोग क्या लिख सकते हैं 80, यानी 88/80 कितना हो जाएगा 11/10। 11/10 कितना आ गया 1 प्लस 8/100 का वैल्यू आ गया 8/100। 1 प्लस में तो उधर चला जाएगा माइनस में, यानी 8/100 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 11/10 माइनस 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/10 आ जाएगा, यहाँ से जीरो कैंसिल कीजिएगा, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 10%, यानी 10% इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। परिणामी गोला की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या बनाना है, गोला बनाना है। एक कंसेप्ट हम सिखा देते हैं, उसके बाद आप इसको ट्रिक भी समझ लीजिए। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया बड़ा वाला गोला। अब देखिए छोटा छोटा गोला मिलाए थे, छोटा छोटा गोला मिला के एक बड़ा सा गोला बना दिया, तीनों को मिला के एक बड़ा सा गोला बना दिया गया था। तो छोटा वाला गोला क्या था देखिए, उसका भी रेडियस आयतन निकालिएगा तो 4/3 पाई आर इंटू स्मॉल आर वन का क्यूब प्लस क्या लिखे 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर टू का क्यूब प्लस क्या लिखते थे 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर थ्री का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कीजिए 4/3 पाई कॉमन ले लेते तो बचता कितना R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस क्या बचता R3 का क्यूब। ये कंसेप्ट से देख ले, ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कैपिटल आर क्यू बराबर क्या प्राप्त हो गया स्मॉल R1 का क्यूब प्लस स्मॉल R2 का क्यूब प्लस स्मॉल R3 का क्यूब। यानी जब भी बड़ा गोला से छोटा गोला से अगर हमको बड़ा गोला बनाना है, उसका त्रिज्या देखिए, बड़ा वाला गोला का त्रिज्या कितना होगा कैपिटल आर का क्यूब बराबर होता है स्मॉल R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस क्या होता है R3 का क्यूब। ये आपको कंडीशन याद रखना है। ठीक है, अब इसी कंडीशन के सॉल्व कर देने, यानी आर क्यू बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्मॉल R1 यानी 6 का क्यूब प्लस कितना 8 का क्यूब प्लस कितना दिया गया 10 का क्यूब। अगर आपको क्यू याद है तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 6 का क्यू कितना होता है 216, 8 का क्यू कितना होता है 512 और 10 का क्यू कीजिएगा तो 1000। ठीक है, जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1728 रूट अंडर 1728। ये किसका आर क्यू निकाल देंगे, ये आर क्यू हटा ये क्यू हटा के क्यू रूट 1728 आ गया। ठीक है, ये क्यू रूट हटाए तो क्यू रूट 1728 आ गया। अब देखिए ये 1728 किसका इस क्यू है। आप इसको क्यू निकालने के लिए पीछे से 3 डिजिट का पेयर लगाइए, क्यू निकालना है तो 3 डिजिट का पेयर लगाएंगे। अब देखेंगे यह 8 किसके क्यू का यूनिट डिजिट 8 आता है। आप देखिएगा तो 2 का क्यू कीजिएगा तो यह यूनिट डिजिट कितना आता है 8 आता है, 2 का क्यू 8 आता है। अब देखिए एक को देखिएगा तो यह किसके क्यू के बीच में आता है, तो 0 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू 8 होता है, यानी 1 और 2 के बीच में लिख सकते हैं। यानी इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा 12, यानी 12 का क्यू कितना होता है 1728। आप ऐसे भी 12 का क्यू निकालिएगा तो वो आपको निकल के कितना आ जाएगा 1728, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 2, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक घन के प्रत्येक किनारे में 30% की वृद्धि की जाती है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ये अगर पता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है घन का, ये पता होना चाहिए 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करा कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। जब भी परसेंटेज चेंज करें तो हमको उसके एक्चुअल जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका हम यूज नहीं करते, यानी 6 का यूज हमको नहीं करना है। अब क्या करना है उनके किनारे में 30% का वृद्धि, 30% का भुजा को कितना बार स्क्वायर करना है 2 बार, यानी 2 बार 30% का वृद्धि करना है। यानी 30% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमको पता है 3/10 होता है, यानी अगर भुजा पहले 10 यूनिट था तो वह एक बार बढ़ के कितना हो गया 13 यूनिट। फिर अगर भुजा 2 बार स्क्वायर है तो यह काम 2 बार करेंगे, 10 से कितना हो गया 13 यूनिट। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 गुना 10 100, 13 का 13 से मल्टीप्लाई 169, यानी पहले 100 यूनिट था तो वह बदल के 169 यूनिट हो गया। यानी कितना का वृद्धि हुआ 69% का वृद्धि हुआ, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
लिख रहा है यदि किसी वस्तु की क्रय पे 25% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर परिकलित किए गए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, क्रय मूल्य पे 25% का लाभ होता है। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ये 100 रुपया सीपी है, ठीक है। इस पे हमको 25% का लाभ होता है तो एसपी यहाँ से हम कितना निकाल सकते हैं, 25% का प्रॉफिट होता है तो 125 रुपया एसपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है कि उसके विक्रय मूल्य पे परिकलित किए गए लाभ का पता, विक्रय मूल्य पे हमको 25% का लाभ, यानी विक्रय मूल्य पे अगर हमको 25 यूनिट का लाभ होगा तो हमको टोटल कितना का प्रॉफिट होगा, 25 का प्रॉफिट किस पे, विक्रय मूल्य पे 125 का, गुने 100 कर दीजिए। बस इसको सॉल्व करें, 25 25 साबा 100, 5 मरते 5 से 100 कट जाए, 5 दूना 10 यानी 20%, यानी विक्रय मूल्य पे ओवरऑल उसको कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।